शुरुआत बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से। निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई किरण चौधरी। जी हां, राज्यसभा चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने जीत का सर्टिफिकेट दिया, निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान किरण चौधरी के साथ मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद दिखे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। किरण चौधरी का रास्ता साफ हुआ और वो निर्विरोध चुन ली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में, विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां पर उपस्थित रहे। तस्वीरें आपके सामने। और राज्यसभा सांसद के तौर पर किरण चौधरी को चुन लिया गया। राज्यसभा चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने जीत का उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया। शिखा शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। शिखा, रास्ता बिल्कुल क्लियर निकला, निर्विरोध चुन ली गई किरण चौधरी। 3 तारीख को ये इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। उस दिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि हम कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं पाने वाले, कि हमें पता है कि हमारे पास पूरे नंबर नहीं है इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए। ये कैंडिडेट जो है वो नहीं जाने वाले। कहीं ना कहीं नाम से एक क्षमता बनी हुई कि कौन ये इलेक्शन लड़ेगा। और जब किरण चौधरी का नाम अनाउंस किया गया उसके बाद भी लगातार हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद कांग्रेस जो है अपना कोई ना कोई कैंडिडेट जो है वो जरूर करेगी। और नाम को लेकर भी काफी लगातार जो है वो राजनीति होती रही। जेजेपी जो है वो लगातार कांग्रेस को घेरती रही। पर आज जब आखिरी डेट था नॉमिनेशन करने का, नो फाइल करने का, कांग्रेस के द्वारा कोई भी नाम नहीं फाइल किया गया, तो आज भी चुनाव आयोग के द्वारा वो लेटर जो है वो उनको दे दिया, किरण चौधरी को दे दिया गया और उनको राज्यसभा का मेंबर जो है वो अलॉट कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जो है वो उनके साथ मौजूद रहे। उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो जीत अब राज्यसभा में हुई है, आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी काफी असर जो है विपक्ष के पास आंकड़े थे नहीं, पता था पहले ही हथियार डाल देगा। क्या यही वजह रही किरण चौधरी ने ऐन वक्त पर मौका देखकर चौका मारा? और देखिए, कहीं ना कहीं किरण चौधरी को पहले से उम्मीद, जब उन्होंने कांग्रेस से डिजाइन दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें राज्यसभा की टिकट जो है वो दी जा सकती है। और उसके बाद अब उनकी बेटी को तो जहाँ से वो एमएलए है, विधायक रह चुके हैं, वहां से उनकी बेटी को बीजेपी से टिकट जो है वो दी जाएगी। और कहीं ना कहीं किरण चौधरी को नहीं कह सकते, किरण चौधरी ने मौका मारा। ये कहते हैं बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दाव जो है वो खोलेगी। किरण चौधरी जो है एक बहुत बड़ा नाम है और जब राज्यसभा जाएंगी तो अपने साथ बिहार और विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे वोटर जो है वो लेकर आएगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं थे। जेजेपी के बहुत से विधायक जो है पार्टी छोड़ी, उनके साथ है। लगातार कांग्रेस की राजनीति है वो अलमत में चल रही है। जब अलमत सरकार में चल रही है तो बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कोशिश की जानी थी, पर कांग्रेस ने कोशिश नहीं समझा इस समय। तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्यों उन्होंने कोशिश की, क्यों पहले ही हार मान ली? बार बार बस एक बात की जाए कि हमारे पास नंबर नहीं है, पर शायद अगर कोशिश की जाती थोड़ी हो सकता था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, कब कहाँ क्या खेल हो जाए, कब कौन कहाँ बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। शायद अगर कांग्रेस एक ट्राई करती तो शायद ये बदल भी सकती थी। तो अगर उनको पता था कि उनके पास नंबर नहीं है तो वो किस बेसिस पे ये कहा करती थी कि बीजेपी की सरकार जो है वो अलमत में है, फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा तो बीजेपी की सरकार जो है चुनाव से पहले ही गिर जाएगी। अगर ये सब उन्हें पता था कि नंबर नहीं है तो क्यों बार बार फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती थी? और अगर उनकी प्रोटेस्ट करने वाली बात सच थी तो क्यों उनके द्वारा कोशिश जो है वो नहीं की गई? अब जो भी उनकी किसी के रीजन रहे हैं, पर रिजल्ट ये निकल के आई कि चौधरी जो है वो राज्यसभा मेंबर जो है बन गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में, जितने भी राज्यसभा मेंबर्स हैं वो सारे बीजेपी के हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, जिसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। कि जब आपका एक पक्ष की एक सभा जो है वो हाई होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसका असर जो है वो दूसरी जगह पे जरूर देखने को मिलता है। चलिए शिखा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी और अहम खबर की। आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन हो गया है, अलायंस हो गया है। बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला ने यह ऐलान किया है गठबंधन का। 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी के कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। इस तरह से 90 में से सीटों का बंटवारा इस फॉर्मूले के साथ फाइनलाइज किया गया है। 37 का ये फॉर्मूला हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद इस बात का ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ आजाद समाज पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। दोनों ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 70 पर जेजेपी और बाकी की 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी।
गठबंधन पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे मुद्दे नौजवानों के लिए रोजगार है, हमारे मुद्दे सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था में सुधार, महंगाई से किस तरह से गरीबों को निजात दिलाई जा सकती है, ये प्रमुख है। हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर अब नहीं जा सकते। हमारा वैचारिक विरोध है भारतीय जनता पार्टी के साथ और अब जेजेपी ने आखिरकार फाइनलाइज कर लिया है, गठबंधन कर लिया है आजाद समाज पार्टी के साथ। चंद्रशेखर आजाद की ये पार्टी है एएसपी, जिसके साथ जेजेपी अब अलायंस में आ गई है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे 70-20 के फॉर्मूले के साथ। भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग मुद्दे क्या करेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीजें SC ST OBC के लोग तक पहुंचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर। हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग, और अभी भी हम लोग क्योंकि एक परिवार के रूप में काम करें तो ऊपर से आप सुनो, गठबंधन पहले भी रहे हैं। हमारी कार्यशैली और हमने जो काम किया हमारे लीडर्स ने, उसके आधार पे हमें भरोसा है कि हमें जन समर्थन ज्यादा मिले। शिखा शर्मा लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हुई हैं। शिखा, जेजेपी और एएसपी गठबंधन में आ गए हैं, क्या फायदा देख रहे हैं? किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं जिसकी वजह से ये दोनों दल साथ में आए हैं? और देखिए, जिस तरह से गठबंधन हो रहा था जेजेपी का, उसके बाद लगातार ये सोचा रहा था कि अगर गठबंधन होता भी है तो किस पार्टी से होगा। और अब जो ये पार्टी निकल के आई है, कहीं ना कहीं कोई भी तरह गठबंधन की उम्मीद जो है वो ये कर रहा था। और अब जब ये गठबंधन निकल के आया है तो सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं पूरी 90 की 90 सीटों का दावा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 70 जो है वो जेजेपी लड़ेगी और 20 सीट से आजाद पार्टी जो है वो लड़ने जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है इस समय जेजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार उनके विधायक जो है वो इस्तीफा दे रहे थे। अब पार्टी पूरी एक दोबारा से अपनी नींव जो है वो रखनी पड़ेगी, कुछ को मजबूत करना पड़ेगा, नए कैंडिडेट जो है वो चुनने पड़ेंगे, जनता के बीच में जाकर दोबारा अपना विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बात करें इस पार्टी के फ्यूचर की, तो पहले भी गठबंधन जो है वो हो चुका है हरियाणा में NLO और BSA का। तो अब ये गठबंधन कैसे रहता है वो देखने वाली बड़ी बात है कि जनता इस गठबंधन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। कहीं ना कहीं लोगों में जेजेपी को लेकर नाराजगी जो है वो जो दिखती आई, अभी नाराजगी गठबंधन की बात खत्म होगी या नहीं होगी वो देखने वाली बात है। और जो मुद्दे लगातार उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो भी मुद्दे हैं जो लगातार हर विपक्ष पार्टी उठाती है, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार की सेफ्टी क्यों ना, तो लगातार वही मुद्दे हैं तो लगातार हर पार्टी जो है वो उठाती आती है। ऐसे में जेजेपी और एएसपी का साथ में आना बाकी दलों के खेल को किस हद तक बना सकती है या बिगाड़ सकती है, किस हद तक प्रभावित कर सकती है, इसको लेकर क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है? देखिए, ये गठबंधन जो है वो नया है और किसी ने भी इस तरह के गठबंधन की उम्मीद जो है वो नहीं की थी, पर अब जब गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं और कुछ असर जो है वो जरूर पड़ेगा। पर अगर बात करें कांग्रेस की या बीजेपी की, वो इस गठबंधन को इतनी अहमियत जो है वो नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है इसमें आपका गठबंधन है, ये गठबंधन जो है जनता को ही रास नहीं आएगा या जनता ही जो है वो गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। अब किस रिजल्ट आते हैं वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, गठबंधन तो हो गया, इस गठबंधन का क्या भविष्य होगा नजर बना रखिएगा। शिखा, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते खबरों में आगे, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो चुकी है, मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मुख्य पार्टियों यानी कि 2 पार्टियों के बीच है। अब यहां कोई भी किसी के साथ गठबंधन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई महत्व नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, खेलना तो सभी ने है, जो चाहे जैसा खेले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जिसे लेकर अनिल विज ने हंसते हुए कहा, पलटवार करते हुए कहा कि हम भी कहां कह रहे हैं, हम भी कहां बुला रहे हैं, और किसने कहा कि वो वापस से बीजेपी के साथ आ जाए। हम तो नहीं चाहते, हम तो खुद अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए,
क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है? वास्तव में तो चुनाव आयोग को हरियाणा में इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए, इनका सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए। ये तो है, ग्रुप है, परिवार है, कहीं बापू बेटा एंड कंपनी है, कहीं सुरजेवाला जी हैं, कहीं पर शैलजा जी हैं, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी देखी है आपने कभी? सब्जी मंडी में आरती आकर करते हैं और गा के खड़े होते हैं, तो वैसे जो भाव तोल होता है वो होता है। देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जो चुनाव है हरियाणा में, ये मुख्य पार्टियों में ही है, दोनों में, तो अब उनका कोई महत्व नहीं है। कोई किसी से करे, कोई ना करे, चुनाव हो रहे हैं तो खेलना तो है ही है, सबने जैसे भी खेले हो। तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो अकेले लड़ रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसके साथ साथ कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं आज थानेसर विधायक और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने का गुरु मंत्र दिया। तो वहीं थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीख में अब बहुत कम समय बाकी बचा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन है अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे विधानसभा का मैं कहूँगा बुल बच चुका है और उसके तहत हमने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी एक इतनी मजबूत पार्टी जिसका अपना संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर होता है। सबसे ज्यादा अगर मेंबर है तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी। तो साथियों, आज गठन के दम पर मैं दावे से कहूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इलेक्शन का कार्य शुरू है। तो आज मैंने थ्रेसर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उनके साथ एक दिल की भावना मैंने रखी थी कि विपक्ष के लोग इस बात को उड़ाते हैं, पेपरों में छुपाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि कुछ थ्रेसर सुभाष सुधा थ्रेसर से इलेक्शन लड़ेगा, ये करनाल जाएगा। मैंने इस बात को क्लियर किया, आपका भाई थ्रेसर से इलेक्शन लड़ेगा। संगठन का आशीर्वाद भाई के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान ने हरियाणा में अब विरोधी तूल पकड़ लिया है। इसके कारण हरियाणा की सियासत गर्माती हुई। कंगना के बयान को लेकर सभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल ने यह कहा कि कंगना रनौत के बयान को लेकर करनाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बिंदल ने कहा, कंगना ने जो कहा गलत कहा। कंगना ने अपनी राजनीति को चमकाने और जेड सिक्योरिटी लेने के लिए फिर से किसानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। तो कंगना रनौत को लेकर, बीजेपी को लेकर जोरदार तरीके से कुछ इस अंदाज में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज आम आदमी पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता करनाल में घंटाघर चौक पर इकट्ठे हुए हैं। कंगना रनौत ने अभी जो हमारे किसानों के अन्नदाता के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणी करी है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार कंगना रनौत ने ये कहा कि किसान आंदोलन के समय वहाँ पर बलात्कार हुए, किसानों के सर काटकर वहाँ पर टांगे गए, और उन्होंने इस घटना को बांग्लादेश के साथ कंपेयर किया और ये भी कहा कि इसमें अमेरिका और चाइना का हाथ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से उनको शायद एयरपोर्ट पे थप्पड़ भी लगा था, उसके बावजूद भी उनको अकल नहीं आई और फिर इस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए या Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए इस तरीके की टिप्पणी। देखिए, भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है। 3 काले कानून लेके आई, किसानों ने अपनी जान लगा दी इन कानूनों से इस देश के अन्नदाता को बचाने के लिए। 750 के लगभग शहादतें दी किसानों के लिए। इन शहादतों के लिए एक दिन भी इस सरकार ने एक भी बयान, एक भी
कैबिनेट पार्लियामेंट में कहीं भी एक शोक प्रस्ताव इन लोगों ने पास नहीं किया। इससे इनकी नीति और इनकी नीयत साफ झलकती है कि किसान के भाजपा बर्दाश्त नहीं करती, सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इनके सभी नेताओं ने वक्त वक्त पे कभी इनको आंदोलनजीवी कहा, कभी इनको उपद्रवी कहा, कभी इनको झगड़ालू कहा, न जाने किन किन नामों से इनको नवाजा। पत्रकार महोदय, कंगना रनौत जो भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने एक बेतुका और बड़ा ही बेशर्म बयान दिया है हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा अपनी मांगों के लिए, वहाँ पर रेप हुए, वहाँ पर उन्होंने लोगों की हत्या करके उनके सर टांग दिए और उस प्रोटेस्ट में बाहरी ताकतें इन्वॉल्व थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान अपनी मांगे मांग रहे थे, उनके मेन मांग एमएसपी थी। हमारे देश का किसान अन्नदाता है, वो हर किसी का पेट पालता है, पर पता नहीं वो अपने घर का पेट पालता है या नहीं। तो हमारी एक बड़ी सीधी सी मांग है भाजपा सरकार से, आप अपनी बेशरम नेत्री को बर्खास्त कीजिए, जो शायद मंडी, पता नहीं शायद मंडी का में जो चीज़ फेमस है उसका सेवन कुछ ज़्यादा कर रही हैं। तो अच्छा होगा आप अपनी पार्टी की इमेज भी बचा लीजिए, और अगर आप नहीं बचाते तो हरियाणा में चुनाव सर पर हैं, तो आप देखिए किसान आपको अपनी ताकत ही दिखाएंगे। उधर बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणियों पर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया। कंगना रनौत के बयान पर हरियाणा आप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, किसानों का अपमान देश नहीं सहेगा। तो कंगना रनौत को आज की आज पार्टी से बाहर निकालें। ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसानों के ऊपर अत्याचार करते रहोगे, किसानों को बदनाम करते रहोगे और आपके नेता खुलेआम किसानों को गाली देते रहेंगे। 750 किसानों की शहादत लेके भी भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं भरा, किसानों के प्रति अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर कंगना रनौत इस तरीके का बयान देती है और बीजेपी इससे सहमत नहीं, आज की आज कंगना रनौत को सस्पेंड करे पार्टी से। फिर वो ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी की सांसद भी बनी रहे, पार्टी की नेता, और बीजेपी उससे पल्ला भी झाड़ ले। दो भी और चुपड़ी भी ऐसा हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि ऐसा चलेगा नहीं। तो पहला विरोध कंगना रनौत का है, बीजेपी का है। लेकिन निश्चित तौर पे जिसने बयान दिया उसका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी आज की आज उसको निकाले पार्टी से और अपना पल्ला झाड़ ले, फिर उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम मान लेंगे कि बीजेपी सहमत नहीं है उससे, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि आप इस बयान से सहमत नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों ने, सारे हिंदुस्तान ने देखा है कैसे किसानों को सड़कों पर बिठा के तड़पाया। और अब खबर कैथल से, जहां 1 सितंबर को अग्रवाल समाज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला शिरकत करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस नेता सतीश हजवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 साल के कुशासन में अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा परेशान हुआ है और अब समय आ चुका है कि अग्रवाल समाज अपनी एकजुटता दिखाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करने का काम करे। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। प्रोग्राम 1 सितंबर को शाम 6 बजे जो खुली अड्डा है धर्मशाला, जो हमारी अग्रसेन धर्मशाला, स्थानीय रहेगा। क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा बनाई? कार्यक्रम अभी मैंने आपको बताया कि समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से भाई साहब का, रणदीप सुरजेवाला जी का अभिनंदन समारोह किया जाएगा। कोई संस्था के बैनर तले होगा या समस्त अग्रवाल समाज, वैसे ही आपने वो नाम रखा है इसका? नहीं, ये कोई संस्था नहीं है, ये समस्त अग्रवाल समाज का। इसमें पूरी विधानसभा के, चाहे गांव में जो लोग हमारे अग्रवाल समाज के रहते हैं वो, या कैथल से बाहर भी जिले के अंदर ऊंडरी से हो, चीका से हो, कलायत से हो, जो भी अग्रवाल समाज के लोग प्रोग्राम के अंदर शरीक करना चाहते हैं, जो सुरजेवाला जी से प्यार करते हैं, वो सभी प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। सभी को निमंत्रण। प्रोग्राम हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता लागू है। यही वजह है कि नियम के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी प्रशासनिक टीमें राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटाने के काम में जुटी हुई है। इसे चुनाव के दौरान एक रूटीन प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इस बार हरियाणा के फरीदाबाद में सड़कों, फ्लाईओवर्स और मेट्रो पिलर्स पर लगे हुए बीजेपी और कांग्रेस के पोस्टर और बैनर पर नेताओं के चेहरों पर कालिख पुती हुई दिखाई दी। ये मामला प्रकाश में आने के बाद सुर्खियों में आया है।
चुनाव आचार संहिता पर अमल के नाम पर नेताओं के पोस्टर्स को इस तरह से काला किया जा रहा है, उनके चेहरों पर कालिक पोती जा रही है। ये मामला हैरान कर देने वाला है। दरअसल फरीदाबाद के मेट्रो पिलर और फ्लाईओवर के साथ साथ वहां की कुछ सड़कों पर इस तरह के, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पोस्टर्स दिखाई दिए जिनके ऊपर कालिक पोत दी गई। राजनेताओं के चेहरे पर इस तरह से ये पेंट किया गया है काले रंग का। चौंकाने वाली बात यह है कि इन पोस्टरों में तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। हर साल की तरह इस साल भी जेसीआई अंबाला 7 दिवसीय मेगा पीआर प्रोजेक्ट मनाने जा रहा है। जेसीआई अंबाला के 47 सालों के इतिहास में इस समाज के लिए कुछ ना कुछ हर साल किया जाता है, कुछ ना कुछ नया लाया जाता है। इस साल भी इसी कड़ी में जेसीआई अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जेसीआई अंबाला 7 दिवसीय मेगा पीआर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। इन 7 दिनों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, जिनमें मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, बिजनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और 7वें दिन इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए ग्रेट डे का आयोजन किया जाता है। इस साल होने वाले जेसीआई सप्ताह को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस साल जेसीआई इंडिया को बने हुए पूरे 75 साल हो रहे हैं। 47th प्रेसिडेंट ऑफ जेसी अंबाला। मैं 47वां प्रधान हूँ जेसी अंबाला का। पिछले 47 सालों से जेसी अंबाला कुछ ना कुछ समाज के लिए काम करती रहती है और हर साल जेसीआई वीक में काम करती है और जेसीआई वीक सितंबर माह में बनाया जाता है। इस साल भी हम सितंबर माह में 7 प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है जो हम हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं, जो 1 तारीख को फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके हम एसडी कॉलेज में लगा रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट लेडी जेसी विंग का 3 सितंबर को सांझ डिवाइन। चलिए इसके साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।